मॉर्निंग एवरीवन। नीट 2024 में कुछ 24 लाख लोगों ने अटेम्प्ट किया था और उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं पिछले 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा था और इस साल मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 660 है। तो इस साल मुझे शायद से मुझे कोई एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे मैं अपनी नीट की तैयारी की जर्नी जो मेरी थी मैं उसको एक रिकॉर्ड कर सकूँ और मैं बाकियों को भी बता सकूँ कि कैसे मैंने नीट क्रैक किया। तो मेरी जर्नी थी कि अगर मैं स्टार्टिंग से ही देखूँ तो मेरा कोई प्लान था नहीं कि मैं डॉक्टर ही बनूँ, क्योंकि मैं ऐसा स्टूडियस चाइल्ड था नहीं कि जिसका IQ बहुत ज़्यादा हो, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ना मुझे इतनी नॉलेज थी कि डॉक्टर कैसे बनते थे। पहले मुझे लगता था कि केवल जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जो हाई इनकम के होते हैं, बस वही डॉक्टर बना सकते हैं, क्योंकि डॉक्टरी में तो करोड़ लग जाएंगे, लैक्स लग जाते होंगे। फिर जब मैं बाद में मुझे पता लगा था कि आप एक डिसेंट अमाउंट से भी आप पूरी एमबीबीएस अपने आप कर सकते हो, जो कि 30,000 से ओनली 2 लाख हो जाते हैं गवर्नमेंट के कॉलेज फीस में। तो फिर मैंने डॉक्टरी का सपना देखा था कि मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ। तो फिर मैंने 10th के बाद हुआ था, मैंने 10th के बोर्ड से मैंने अटैम्प्ट करने के बाद फिर मेरा स्ट्रीम चॉइस करनी थी कि मैं या तो इंजीनियर की तरफ साइड हो जाऊँ या तो डॉक्टरी की तरफ हो जाऊँ। और मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं उस समय का बताऊँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि जो साइंस स्ट्रीम होती है कि उसमें 2 पार्टीशंस होते हैं, पीसीबी ले लो या पीसीएम ले लो या पीसीएमबी ले लो। उस समय मुझे लगता था कि बस साइंस है, वो साइंस एज अ होल सब्जेक्ट है, कि बस एक पूरा सब्जेक्ट होता है साइंस, कि आप एक साइंस ले लो, आप बस साइंस पढ़ोगे, आप फिर उससे इंजीनियर और साइंस आप दोनों बन सकते हो, डॉक्टर और इंजीनियर। फिर मुझे जब पता लगा था कि पीसीबी और पीसीएमबी से कुछ आप लोगे, तो उस समय मैंने पीसीबी चॉइस की थी ओवर दी पीसीएमबी, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी, उसके सर्टेन चैप्टर्स, और मुझे इलॉजिकल भी थोड़ी मैथमेटिक्स लगती थी। इसलिए मैंने पीसीबी अपनी चॉइस की ओवर दी पीसीएमबी। और उस समय मेरा जो पीडब्ल्यू था, पीडब्ल्यू का सेकंड ईयर मेरा चल रहा था, तो सेकंड ईयर में उन्होंने अर्जुना बैच रिलीज़ किया था फॉर द 11th स्टूडेंट। उनका वो फर्स्ट बैच था 11th क्लास के लिए। तो उस दैट ईयर 2022 में मैंने अर्जुना बैच उनका परचेज़ किया, क्योंकि उस समय मैं एलन आकाश अफोर्ड में नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा था कि टीचर तो है ही अच्छे, मतलब पीडब्ल्यू में आ रहे हैं, तो मैं अर्जुना बैच से अपना नीट क्रैक कर दूँगा ईज़िली। तो मैंने उन्हीं का ही पूरा मटेरियल वो पूरा फॉलो किया था, क्लासेस फॉलो की थी। मेरा एक दिन का भी बैकलॉग मेरा अर्जुना बैच में मेरा नहीं था। मैंने डीपीपी सॉल्व तो नहीं की थी अर्जुना बैच की, टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने जो उनके टेस्ट होते थे हर बार मैंने हर टेस्ट फॉलो किए थे, नोट्स बनाए थे, मैंने नोट्स को रिवीजन भी किए थे, और मैंने जो एक्स्ट्रा बुक्स होती है वो अदर ऑथर्स की, मैंने वो भी सॉल्व की थी अपनी 11th के क्लास में। तो मेरा ऐसे ही 11th मेरी चलती रही और मेरी ऑलमोस्ट 11th मेरी एंड हो गई। फिर मेरी अगर मैं बिगेस्ट मिस्टेक अपनी 11th में बताऊँ तो मेरी यही थी कि मैंने डीपीपी सॉल्व नहीं किए थे, इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, और मुझे क्वेश्चन का लेवल भी मुझे नहीं पता था कि नीट में कहाँ तक क्वेश्चन आ सकते थे। मुझे लगता था बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, तो इजीली तो सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे, बट लास्ट टाइम पता तो लगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं नीट में भी। तो फिर मेरे 11th में मेरे बने थे 80% परसेंटेज बने थे मेरे स्कूल में। फिर मैं 12th में अपग्रेड हुआ, तो मैं 12th में पीडब्ल्यू वालों ने लक्ष्य बैच लॉन्च हुआ था, तो मैंने लक्ष्य बैच मैंने परचेज़ किया ओवर दी अदर कोचिंग्स, क्योंकि मैं पहले ही 11th में मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था प्योर, तो मैंने सोचा 12th में भी मैं प्योर ऑनलाइन कोचिंग लेता हूँ। अफोर्डेबल भी था और काफ़ी सही बैच में टीचर मिल रहे थे मुझे, तो मैंने 12th में मैंने उनके बैच में सब डीपीपी सॉल्व की, क्लास नोट्स फॉलो किए, और मैंने सब टेस्ट अटैम्प्ट किए, और अदर कोचिंग से भी मैंने टेस्ट अटैम्प्ट किए थे। 12th में ही साथ में मेरा ऐसे ही चलता रहा। फिर मुझे अगस्त में पता लगा था कि जो कोचिंग होती है वेरियस लाइक एलन आकाश नारायणा, ये मॉड्यूल सेल भी करते हैं अपने डीएलपी के फॉर्म में। उससे पहले मुझे लगता था कि ये जो क्लासरूम वाले बच्चे होते हैं बस उन्हें स्टडी मटेरियल मिलता है इन कोचिंगों का, और जो अदर स्टूडेंट होते हैं उन्हें नहीं मिलता। बट फिर मुझे जब ये पता लगा था अगस्त में कि कोचिंग वाले ये बेच रहे हैं मॉड्यूल्स, तो मैंने फिर आकाश का मैंने मॉड्यूल परचेज़ किया था। तो मेरा ये अगस्त से लेके मई तक का मेरे पास टाइम था उनका मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए। तो मैंने ऑलमोस्ट उनका मॉड्यूल 50 से 60% मैंने पूरा मॉड्यूल का सॉल्व कर चुका था। और जो मेरा मेजर पोर्शन था सॉल्व करने का, मेरा 12th था, मैंने 12th को बहुत सारा सॉल्व किया था, और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी मैंने 11th का भी मॉड्यूल का सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन मेरी प्रैक्टिस मेरी इनफ तो नहीं थी, बट मेरी सफिशिएंट तो हो गई थी कि नीट में एक डिसेंट नंबर मेरे ला सकें। फिर मेरा जैन स्टार्ट हुआ, तो जनवरी में मेरा मुझे पता लगा कि जेई के फॉर्म्स आउट हुए हैं, तो और मेरे दोस्त भी जेई भर रहे थे, तो मैंने जेई का जनवरी का अटैम्प्ट तो मैंने नहीं फिल किया, क्योंकि उस समय मेरे बोर्ड्स भी आ रहे थे, तो उस समय पे सिलेबस भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था।
तो फिर मैंने सोचा अप्रैल का अटैम्प्ट भर देंगे कि नीट से पहले कि एनटीए ही ऑर्गेनाइज़ करवाएगा जेईई, तो एक आइडिया पता लग जाता है कि कैसा पेपर आने वाला है। तो मैंने फिर अप्रैल का अटैम्प्ट कर दिया था मेरे बोर्ड्स के बाद। तो मेरे बोर्ड्स के लिए भी जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे उससे भी मैंने नीट का ही पढ़ा था, मैंने बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा था। तो मेरे बोर्ड्स में एंड में मेरे 87% मेरे बोर्ड्स में आ गए थे, जो कि सफिशेंट थे नीट में अपीयर होने के लिए। तो फिर मेरा जब बोर्ड से लेके एंड होने से पहले नीट तक मेरे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ था। उसमें मुझे एक एक्सट्रीम लेवल मुझे प्रिपरेशन करनी थी कि जिसमें मैं प्रिपेयर हो सकूँ, और मुझे जेई का भी अटैम्प्ट करना था। तो उसमें मैंने अपने शॉर्ट नोट्स मैंने थोड़े प्रिपेयर कर लिए, उससे मैंने रिवाइज़ किए। मैंने फिर उस समय डेली मॉक भी अटैम्प्ट किए। ऑलमोस्ट मैं अपनी 12th मैंने देखूँ तो 45 से 50 मॉक्स मैंने अटैम्प्ट किए होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ फॉर्मेट्स में। बट जो मेरी मेजॉरिटी जो मॉक थे वो मेरे ऑनलाइन ही फॉर्मेट में थे, जो कि पीडब्ल्यू ने प्रोवाइड किए थे मुझे। फिर मैंने जेई दिया। जेई का अगर मैं रिज़ल्ट बताऊँ तो मेरे बने थे उस समय कुछ 90.28 परसेंटाइल बनी थी कुछ। उस दैट ईयर मेरे बस 2.2 या 0.3 परसेंटाइल थे, मैं रह गया था जेई एडवांस क्लियर होने के लिए। और मेरी उस समय जो रैंक बनी थी जेई में वो मेरी 1 लाख अप्रॉक्स मेरी कुछ रैंक बनी थी उस समय। तो फिर मेरा नीट का फॉर्म आया कि नीट में अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे 15 डेज़ प्रियर टू नीट मुझे पता तो लग गया था कि इस साल तो मेरा नीट में नहीं होने वाला। पर इतना क्लियर था कि मुझे बीडीएस तो मिल जाती डेंटल। तो फिर मैंने सोचा था डेंटल ही कर लेता हूँ, एमबीबीएस के लिए वैसे भी मुश्किल है तो मैं डेंटल ही फॉलो कर लूँगा। तो फिर मैंने नीट का वो पेपर दिया 7 मई को मेरा नीट का पेपर था। तो मैं जब पेपर देने बैठा तो बायो तो मेरी इजी थी, मुझे भी इजी लगी। मेरी बायो वीक थी तो पर मेरी बायो फिर भी मैंने अटैम्प्ट कर ली, मुझे ठीक थी बायो। पर जब केमिस्ट्री का सेशन आया तो मुझे डिफ़िकल्ट लगी केमिस्ट्री मुझे उसकी पेपर की। जो मुझे क्वेश्चन छोड़ने थे जो अनअटेम्प्टेड करने चाहिए थे मुझे, मैंने वो भी अटैम्प्ट किए। ऑलमोस्ट मैं सब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए केमिस्ट्री के, जिससे मेरे मेजॉरिटी ऑफ जो मेरा नेगेटिव था वो मेरा केमिस्ट्री के सेक्शन में हो गया। फिज़िक्स में मैं टाइम था मेरा, केमिस्ट्री पूरा टाइम मेरा ले गई थी, तो फिज़िक्स के लिए मेरे पास कुछ 40 मिनट्स बचे हुए थे। तो 40 मिनट्स में मुझे 45 क्वेश्चंस पूरे अटैम्प्ट करने थे। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस जो मेरे थे वो मैंने डेसिमल के चक्कर में गलत कर दिया कि मुझे डेसिमल कहीं और पुट करना था, बट मैंने कहीं और पुट कर दिया और वो पूरा क्वेश्चन मेरा पूरा गलत हो गया। इसी के चलते मैं नीट 2023 में मेरा स्कोर बना था 504 मार्क्स, और रैंक थी मेरी कुछ 1 लाख अप्रॉक्स, इसमें भी रैंक आई थी। मुझे नीट 2023 में मुझे या वाराणसी में मुझे मिल रही थी डेंटल। तो फिर मैं सोचा था मैं डेंटल ले लेता हूँ और साइड वाइज एमबीबीएस प्रिपेयर कर लेता हूँ कि अगले साल मिलेगा तो मैं डेंटल लीव कर दूँगा और एमबीबीएस के लिए मैं अपीयर हो जाऊँगा अगर सिलेक्शन हुआ तो इसलिए फिर मैंने ये भी सोचा था कि जो टेस्ट सीरीज होगी इस साल मैं पूरी ऑफलाइन फॉर्मेट में दूंगा, क्योंकि नीट फॉर्म तो मेरा ऑफलाइन ही होता है ना, और ऑफलाइन की अगर मैं प्रिपरेशन रखूँगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो इसलिए मैं पूछने गया था, मेरा नियर सेंटर मेरा जनकपुर था, तो जनकपुर में कोचिंगों में पूछने गया था कि टेस्ट फीस कितने का हो रहा है और इन्फॉर्मेशन क्वारी लेने। तो मैं लेने तो क्वेरी लेने गया था, बट इन दी एंड मैंने एडमिशन लेकर आ गया वहाँ के कोई एक इंस्टीट्यूट में। तो फिर मेरा जो ये प्लान था कि मैं पीडीएस ले लूँ फिर मैं प्रिपेयर कर लूँ, तो मेरा ये तो पूरा डिस्टर्ब हो गया कि अब तो, क्योंकि मेरा ड्रॉप ईयर चलना था तो मुझे कोचिंग भी फॉलो करनी थी 1 ईयर में। तो फिर मेरा बैच शुरू हुआ था मेरा जून में, मेरा पूरा बैच ऑफिशियली तरीके से हो गया था। अप्स एंड डाउन हुए थे मेरे कोचिंग के ईयर में भी, तो फिर भी पर मेरा जो क्लियर था, मेरा जून में डिसाइड कर लिया था कि अब मैं इतने मैंने ह्यूज फीस अमाउंट पेमेंट की है कोचिंग ऑफलाइन में, तो अब मुझे एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। कि डेंटल लेकर तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो मुझे अफोर्डेबल बैच में भी मुझे सिलेक्शन हो गया था मेरा बीडीएस के लिए भी था। इसलिए फिर मैंने एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। मेरा जो बिगेस्ट मिस्टेक थी वो थी मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत सारे सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस, और जिसमें भी प्रिपेयर हो सके। तो जो कोचिंग ने मुझे मॉड्यूल दिए थे तो मैंने एक ही कोचिंग मैंने स्टिकअप हो गया कि एक जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग थी मैंने उसी के पूरे जो मॉड्यूल थे मैंने उसे ही पूरा सॉल्व किया। मैंने कम्प्लीटली उनके जो भी क्वेश्चन वो मॉड्यूल थे मॉड्यूल 1 to मॉड्यूल 6 मैंने पूरे मॉड्यूल उनके पूरे सॉल्व किए पार्टिकुलर सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के। और जो मैंने पीडब्ल्यू का बैच भी परचेज़ कर रखा था, क्योंकि इससे पहले मेरा प्लान था कि मैं ऑनलाइन प्रिपेयर करूँगा और टेस्ट ऑफलाइन दूँगा। तो मेरे पास पीडब्ल्यू का बैच भी था, तो पीडब्ल्यू के बैच से मैंने उनकी जो डीपीपी होती है मैंने डीपीपी उनकी फ़ॉलो की। क्लास नोट्स के तो मेरे पास थे, तो मैंने क्लास नोट्स भी रिवाइज़ किए फिज़िक्स में। ऑलमोस्ट बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन था, ईच चैप्टर के मेरे 100+ क्वेश्चन थे। तो मैंने उसके क्लास नोट से रिवीजन की फिज़िक्स से, और जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग थी मैं डेली अटैम्प्ट करता था और उनके मॉड्यूल सॉल्व करता था और उनके टेस्ट देता था, और बस मेरा यही चलता रहा पूरा साल भर। फिर जनवरी आ गई।
तो जनवरी में हमारा फिर जेईई अटैम्प्ट आता है। तो मैंने फिर तो इस बार भी जेईई इस बार देख लेते कि पिछली बार तो 90 रह गए थे जेईई एडवांस क्वालिफाइड होने से, तो इस समय दोबारा देख लेते कि जेईई एडवांस क्वालिफाइड होगा या नहीं होगा। तो मैंने जेईई का फॉर्म भरा तो उस समय मेरे आए थे कुछ 96 परसेंटाइल मेरा जेईई के जनवरी अटैम्प्ट मैंने स्कोर कर लिए थे विदाउट मैथमेटिक्स। मैं पीसीबी से था तो मैंने अटैम्प्ट बस केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री अटैम्प्ट की थी, मैंने मैथमेटिक्स अटैम्प्ट नहीं की थी। तो ऐसे ही चलता हुआ मेरा कोचिंग जो था उनका सिलेबस एंड हो गया था फैब के एंड में मेरा पूरा सिलेबस मेरा एंड हो चुका था। अब फैब के एंड के बाद उनकी टेस्ट सीरीज चालू हुई। टेस्ट सीरीज में ओनली केवल 20 से 25 ही टेस्ट थे फुल सिलेबस। तो फिर मुझे मेरे एंड से भी टेस्ट देने थे कि मैं इस बार, क्योंकि मैं लास्ट ईयर जो मिस्टेक की थी मैंने ओनली 50+ टेस्ट ही दिए थे, इस समय मुझे 100+ टेस्ट मिनिमम देने थे। तो मैंने फिर प्लान बनाया अपने एंड से और मैंने फिर प्रिंटर से पूरे प्रिंट आउट निकाले टेस्ट के ईच वेरियस कोचिंग के मैंने टेस्ट दिए। मैंने एलन के डीएलपी के भी टेस्ट दिए, आकाश के भी डीएलपी के टेस्ट दिए, मैंने पीडब्ल्यू के भी टेस्ट दिए, मैंने वेरियस कोचिंग के टेस्ट दिए थे और ऑफलाइन जो मेरे हमारे टीचरों ने प्रोवाइड किए थे मैंने वो भी अटैम्प्ट किए। तो मेरा फैब के एंड से लेके मई तक मैंने ऑलमोस्ट 90+ मैंने टेस्ट अटैम्प्ट कर लिए। अगर मैं स्टार्टिंग डे 1 ऑफ माई ऑफलाइन कोचिंग के अगर मैं मार्क्स बताऊँ आपको मेरे टेस्ट के, तो मेरे 550 से 600 ही आते थे। और जो मेरा फाइनल में फुल सिलेबस मेरा शुरू हुआ उसमें मेरे 590 से 620 के मेरे बीच में ही रहते थे, बट इवेंचुअली मेरे इंक्रीज़ हुए और 650 तक मेरे पहुँचे। मेरे जेईई के मैंने फिर जेईई का अप्रैल आ गया, अप्रैल अटैम्प्ट मैंने दिया। जेईई के अप्रैल अटैम्प्ट में मेरे फिज़िक्स में 95 मार्क्स आए थे 100 में से। फिज़िक्स काफ़ी आसान आई थी, मुझे लगा था जेईई के अटैम्प्ट में तो इतना क्लियर था कि नीट जो आएगा, नीट का फॉर्म जो सिलेबस होगा वो टोटली एनसीईआरटी भी आएगा और आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नहीं आने वाला है, क्योंकि जो जेईई का था वो भी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही था। तो इतना मैं कॉन्फिडेंट था। तो मैंने फिर उसमें जाके मेरे जो अप्रैल का अटैम्प्ट में था उसमें परसेंटाइल मेरी बनी कुछ 96.28 परसेंटाइल बनी और जो मेरी रैंक थी वो कुछ 57,000 मेरी रैंक बनी थी जेईई के में। तो जेईई के बाद फिर मेरा नीट था। तो नीट तक मैं फिर डेली उस समय मैंने डेली मूक थी और डेली मैंने उसको रिवाइज़ किया। ऑलमोस्ट मेरे किसी भी दिन मैंने मिस नहीं किया मैंने टेस्ट। इसलिए जो अगर मैं नीट से एक हफ़्ते पहले अगर मैं आपको मार्क्स अपने बताऊं, टू बी ऑनेस्ट मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट ये 610 से 620 ही आते थे मेरे, क्योंकि और सडनली ड्रॉप हुए तो उससे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे इजीली मेरे 630 तक मेरे आ जाते थे, पर नीट से मेरे 620 या 630 ही आते थे उससे एक हफ़्ते पहले। और नीट के अगर 2 दिन पहले देखूँ तो मेरे दोनों ही टेस्ट में 618 और 618 आए थे। मैंने तो मुझे ये तो लगा था कि इस बार तो मुझे लगा था कि मैं 630 तक ही मैं स्कोर कर पाऊँगा नीट में। फिर मैं नीट देने गया फॉर्म, तो नीट का पेपर काफ़ी इजी था। मैंने 2 आवर में पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था, पेपर मुझे इजी लगा था। टाइम वेस्ट इन्विजिलेटर ने फॉर गॉड लक नहीं किया मेरा टाइम वेस्ट, इजीली उन्होंने मुझे शांत रहे वो और मैंने पेपर सॉल्व पूरा कर दिया अपना 2 आवर में। फिर मैंने 1 आवर में चेक किया। जो मेरे इस ईयर का जो मेजर मिस्टेक थी, मैंने फिज़िक्स का पेपर चेक नहीं किया। मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया फिज़िक्स में कि मुझे लगा था कि मेरे इजीली इस बार तो मेरे 170+ तो आने ही है, क्योंकि होल ईयर मेरे फिज़िक्स में 160 170 मेरे आते थे और केमिस्ट्री में मेरे 150 आते थे और बायो में तो मेरा 300 ही आता था, उसको मेरी बायो वीक थी। तो फिर मैंने जो नीट का जो दिन था तो मैंने बस केमिस्ट्री और बायो ही देखी अच्छे से, उसको रिवाइज़ किया नीट के दिन कि उसमें स्कोर मेरा ना हो जाए और फिज़िक्स में मेरे तो नंबर खुद ही आ जाते। बट ये मेरा इवेंचुअली डिज़ास्टर हो गया। अगर मैं फाइनल आपको नीट 2024 का सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताऊं तो मेरे फिज़िक्स में 145 आए, केमिस्ट्री में 180 आए और बायो में 335 आए। मुझे लगा था कि फ़िज़िक्स में मेरे 170 तो आ ही जाएंगे, बट नहीं आ पाए क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। मेरा ओवरऑल स्कोर मेरा 660 रहा। तो इस साल मुझे शायद मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लास्ट ईयर मेरे 504 मार्क्स थे और इस साल मेरे 660 मार्क्स है। मैंने एक साल में 11th-12th की पूरी दोनों पढ़ाई की और मैंने गिव अप नहीं किया, तो मुझे ये मिल गया। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर जो भी फ्यूचर ड्रॉपर्स है कि जिन्हें ड्रॉप लिया है अगले साल नीट के लिए 2025 के लिए, वो हार ना माने और वो बस उनका एक ही मैं बोलना चाहूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करें और एक ही उसके मटेरियल पे स्टिक अप रहें। कि ये नहीं कि आप आकाश का भी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, एलन का भी कर रहे हो, पीडब्ल्यू का भी कर रहे हो। आप एक कोचिंग, आप कोई सा भी कोचिंग ले लो, क्योंकि मैंने तीनों कोचिंगों के मैंने मॉड्यूल्स देखे हैं और तीनों कोचिंगों के मॉड्यूल्स ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको फॉर्मेटिंग आपको थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, क्वेश्चन के लेवल भी ऑलमोस्ट सेम है। तो आप किसी भी कोचिंग आप ले सकते हो मटेरियल और आप उसको सॉल्व करो, बस एक ही मटेरियल सॉल्व करो
और अपने टीचरों को आप फॉलो करो बहुत अच्छे से। जैसे हमारे ऑर्गेनिक के जो टीचर थे ऑफलाइन में, उनने बोला था कि मैं हिमांशु पांडे सॉल्व कर लूँ जिससे मेरे ऑर्गेनिक में मेरे अच्छे नंबर आ जाए। तो मैंने हिमांशु पांडे सॉल्व की थी ओवर दी MS चौहान। मेरे पास MS चौहान भी थी, हिमांशु पांडे भी थी। तो मैंने हिमांशु पांडे उनके कहने से पूरी सॉल्व की और मैंने फॉलो किया मेरे टीचरों को पूरा। हमारे ये जो बायोलॉजी के टीचर थे, बायोलॉजी के टीचर मुझे बोलते थे कि मैं बायो अच्छे से रट लूँ, क्योंकि मेरे बायो में बहुत होल द ईयर मेरे ऑलमोस्ट 300 ही मार्क्स मेरे आते थे। तो उनको पता था कि अगर मेरे बायो में मार्क्स आ जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने बिना सोचे समझे मैंने पूरी बायो मैंने रटी थी। तो मेरे फाइनली नीट में आ गए मेरे 335। ज़्यादा स्कोर तो नहीं थे मेरे, बट एक डिसेंट मार्क्स थे जिससे मेरा सिलेक्शन हो सके। तो मेरा यही था, अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ड्रॉप ईयर में नहीं करता तो मेरा इस साल भी सिलेक्शन नहीं होता। तो जो भी मैं आएंगे जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे, कंपटीशन तो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि टिल नाउ अगर मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग की बात करूँ तो उसमें अभी तक 716 मार्क्स का एक बच्चा मिला है अभी तक। तो इस साल का नीट की कट ऑफ तो ज़्यादा जानी ही है, तो नेक्स्ट ईयर उससे भी ज़्यादा जाएगी। तो उसके लिए एक ही प्रिपेयर है कि आप मिनिमम 70 से 80,000 आप होल ईयर में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लो, और ये इजीली मैनेजेबल है। आप अपना कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर लो, DPP सॉल्व कर लो किसी दूसरे की, और मेजॉरिटी है आप बस कुछ जो मॉक होते हैं आप मॉक आप अटैम्प्ट करो, क्योंकि मॉक से आपको ना एक्यूरेसी आपकी बढ़ती है और आपका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। जैसे लास्ट ईयर अगर मैं देखूँ तो मैंने मेजॉरिटी जो मेरे मॉक थे मैंने ऑनलाइन ही दिए थे, मैंने ऑफलाइन नहीं दिया था। तो इसलिए, और जब लास्ट मेरा ऑफलाइन जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मुझे टाइम लिमिट की मुझे कम पड़ गई, और मैं फिज़िक्स में टाइम लिमिट मुझे कम पड़ा। फिज़िक्स में मैंने मिस्टेक की मैंने डेसिमल के चक्कर में, और केमिस्ट्री का तो अलग ही सीन हो रखा था मेरा। बट मैंने जब दिस ईयर मैंने 90+ मार्क्स ऑफलाइन फॉर्मेट में दिए, और वो भी 2 to 5 के PM के फॉर्मेट में मैंने दिए। तो उसमें मुझे एक हैबिट हो गई कि मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो जब मेरा नीट आया तो उस समय भी नीट का जो हमारा जो सेंटर था उसमें गर्मी तो हो रही थी, बट मैं पहले ही उसके लिए प्रिपेयर था कि ऐसा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या क्या मेरे से सामने आ सकता है। तो मैं पहले ही तैयार था, इसी के चक्कर में मैं 2 बार में पूरा मैंने पेपर सॉल्व किया, क्योंकि मुझे पहले से ही प्रैक्टिस था। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप मिनिमम 100+ आप मॉक्स तो अटेम्प्ट करके जाओ, या जिससे आपका इजीली सिलेक्शन हो सके। पेपर इजीली आता है, NCERT बेस्ड आता है। 2016 जैसा पेपर नहीं है कि आपको आउट ऑफ NCERT मिले, आपको NCERT से ही मिलेगा। आपको NCERT है, आपको थोरोली आपको पढ़नी चाहिए। आप मिनिमम आप बेसिक फिजिक्स की NCERT ना पढ़ो, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी की NCERT तो आपको अच्छे से पढ़नी है। मैंने ड्रॉप ईयर में मेरे केमिस्ट्री की NCERT मैंने पूरी पढ़ी। पर जो लास्ट ईयर जब मैं 12th में था उस समय मैंने केमिस्ट्री की NCERT मैंने छुई तक नहीं थी। मुझे लगा था कि केमिस्ट्री के जो नोट्स होते हैं मैं नोट्स से ही पढ़ लूँगा और मेरा हो जाएगा क्लियर, तो NCERT पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं विदाउट NCERT पढ़े गया था, मैंने बस बायोलॉजी की NCERT पढ़ी थी अपने 12th के उसमें, फिर मेरा नहीं हुआ। पर मैं दिस ईयर मैंने NCERT पढ़ी, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं NCERT में। तो आप NCERT पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट लगाओ और टीचरों को फॉलो करो। तो मेरा यही था, बस इसी वीडियो में मेरा यही था कि मैं अपनी जर्नी बता सकूं और दूसरों को भी हेल्प कर सकूं। मेरे सिलेक्शन का अगर मैं अपनी डैडी वो करना चाहूँ कि मेरे सबसे ज़्यादा किसने हेल्प की थी, तो वो डॉक्टर मनीष राज सर ने की थी। फिज़िक्स की फैकल्टी थी फिर हमारे ये फिज़िक्स वाला की। उन्होंने मुझे फ़िज़िक्स पढ़ाई थी 11th-12th में पूरी। उन्होंने मुझे उस पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया था कि मैं किसी भी कोचिंग का जो मटेरियल होता है फिज़िक्स का मैं वो सॉल्व कर सकूं। बेशक मेरे नीट में मेरे 180 नहीं आ पाए फिज़िक्स में, बट अगर मैं बाकी के मैं टेस्ट में देखूँ तो मेरे इजीली अच्छे खासे मेरे मार्क्स आते थे फिज़िक्स में, और मेरे इजीली मेरे से सॉल्व हो जाते थे। चाहे वो मेरे JEE मेंस के क्वेश्चन हो या किसी और कोचिंग का मटीरियल हो, मैं सॉल्व कर लेता था। और मुझे फिर मज़ा भी आने लगा कि उन्होंने जो फिज़िक्स पढ़ाई थी। मैं दूसरा करना चाहूँ तो डॉक्टर मनीष दुबे को करना चाहूँ, जिनने मुझे ज़ूलॉजी पढ़ाई थी। फिज़िक्स वाले में पहले थे, अभी वो नहीं है। और फिर तीसरे में मेरे सर थे डॉक्टर ऋषभ चौबे। डॉक्टर ऋषभ चौबे ने मुझे बॉटनी पसंद नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बॉटनी मुझे लगता था कि ये तो पूरा रटने का हो गया, कि आपको ये तो पूरी रटनी है पूरी डेटा, आप फिर कैसे याद होगा। पर उनने मुझे न्यूमोनिक्स बताया कैसे होता है, एक डिटेल में वीडियो आई, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। वो फिज़िक्स वाले की पहले फैकल्टी थी, अभी वो बायो ग्रुप पे पढ़ाते हैं। तो यही थे कि जिनने सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प की थी इसमें। और ऑफलाइन कोचिंग में भी मेरे टीचर्स थे जिनने मुझे बुक्स बताया कि कैसे क्या सॉल्व करना है, आखिरी मोमेंट पे क्या करना है। मैंने लास्ट ईयर आखिरी मोमेंट पे बस वीडियोस ही देखे थे रिविजन लेक्चर्स के। मैंने अपने जो होते हैं NCERT मैंने वो नहीं पढ़ी थी, जो कि लास्ट में मेरे लिए डिवास्टेटिंग हो गया बहुत ज़्यादा।
तो फिर यही हो कि मैंने ड्रॉप ईयर में ये सब फॉलो नहीं किया, मैंने फ्रेंड से बातें नहीं की ड्रॉप ईयर, इससे भी बातें नहीं की, मैंने इन्जॉयमेंट नहीं की ड्रॉप ईयर में, और लास्ट में मेरा इस ईयर शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए 660 मार्क्स पे। तो यही बोल रहा हूँ कि आप नेक्स्ट ईयर जो भी अटैम्प्ट करेगा अपने दोस्तों परिवार सबको आप छोड़ दो, आप एक साल बस पढ़ाई पे अपना पूरा लगा दो कि नेक्स्ट ईयर जिससे आपको बस डॉक्टर टाइटल मिल सके और आपको इज़्ज़त मिल सके समाज में, जिससे मैं वो डॉक्टर बनने में पैसा नहीं लगता है इतना, और लोगों को अभी भी लगता है कि डॉक्टर बनने में करोड़ों लग जाता है, लाखों लग जाता है, पर नहीं है। मुझे पहले लगता था, बट मुझे जब मैंने अभी फ़ीस देखी, टीचरों ने बताया कि ओनली 30,000 से आप 2 लाख में आप पूरी MBBS आप कर सकते हो, तो इकोनॉमिकली भी स्टेबल आप हो सकते हो, आप कैसे भी आप कर लो। मेरा बस इस वीडियो में यही था, तो आप अगली वीडियो में देखते हैं कब अपलोड करते हैं। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच।